इतिहास को लोग किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं और व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक ठक ठक भी काफ़ी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आ रहा है और दूसरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर डालकर सोच सकूं। तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है, बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए ज़रूरी है कि मरकर भी वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तकलीफ़ें उसे कितना प्रभावित कर सकती हैं और कितना नहीं। वो फैज़ अहमद फैज़ का शेर पढ़ा है? कौन सा? ये दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद किए खोए हुए उन शम्मों में कहीं नज़र आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 2018 चल रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बैठकर मुझे याद आ रहा है ये शेर आज से 93 साल पहले जब्त कर लिया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं कलकत्ता में था, मैं पटना में था, मैं दिल्ली में था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की।
अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी हूँ। जहाँ कटे हैं हमारे फसल, जहाँ उजड़े हैं हमारे खेत, जहाँ वीरान हुई है हमारी बैसाखी, उस जलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ इनको अपने साथ और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। यार, ये येलो पैम्पलेट पढ़ा है किसी ने? येलो पैम्पलेट? ये क्या है? कुछ नहीं यार, सान्याल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और जिस पर्चे पर वो कॉन्स्टिट्यूशन छपा है उसको कहा जा रहा है पीला पर्चा या फिर येलो पैम्पलेट। यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन के तैयार हो गया। क्यों नहीं बन सकता? यार, इन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कभी होम रूल सोसाइटी, कभी गदर पार्टी, अब ये एचआर, इससे होना जाना क्या? तो और किससे होना जाना है? यार तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस ये नॉन कॉपरेशन वाली बात छोड़ दो। नॉन कॉपरेशन वाली बात करते हैं ना, अब वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है, क्योंकि यहाँ बैठे 25 लोग भी उसके शिकार रहे हैं। तहजीब से बात कर। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस गांधी नाम के बंदे में कुछ तो बात है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी ही। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो, बस्ते नालों में फेंककर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चियां बांटी थी, तख्तियां उठाई थी। फिर एक दिन अचानक ही पता चलता है आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाए, क्या करें, किससे फरियाद करें? याद है तुझे वो दिन? हाँ याद है, लेकिन मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था? साले बिलबिलाते हुए आया था नारकिली के होटल पर कि बाप जान से मार देगा, पढ़ाई कैसे जारी रहेगी। तू तहजीब से बात कर, अपनी राय रखने का सबको हक है। चूल्हे ढीली हो गई थी। इस कमरे में बैठे कम से कम सभी लोगों के वहां उस दिन गनीमत मना लाला लाजपत राय ने ये नेशनल कॉलेज हम जैसे लिए खुलवा दिया, वरना हाथ में कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे होते। दर दर की ठोकरें खा मेरी जूती। आज भी 50 लोगों को नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? नौकरी देगा आपको? एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो और ऊपर से मजाक उड़ाते हो दूसरों की भावनाओं का। चोरी चोरा की सिपाही का मरना तुझे याद है? उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए। और 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को तो भूल गया। उन 1500 लोगों को तो इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि उनमें तेरा भाई है, तेरी बहन नहीं थे। This is too much. This is too much. Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी कि इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने? पढ़ाई जाने रे,
परेशान कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल स्मृतियों पर राजनीति या इतिहास का बस नहीं चलता, इसीलिए शायद वो स्मृतियां होती है। और जब व्यक्ति उम्र के खास पड़ाव पर पहुंच जाता है तो ये स्मृतियां ही उसको जिलाए रखती है। मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था, लेकिन जितनी बार सुनता हूँ नया नया सा लगता है। आओ बैठो। मैं खड़े रहना ही पसंद करूंगा, मुझे अपनी जगह मालूम है। लेकिन तुमको मैं अभी भी नहीं पहचान पाया। मैं खुद को नहीं पहचानता। मेरे पास क्यों आए हो? इतिहास में ना तो मेरी कोई जानकारी है, ना ही मेरा इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तो उन लम्हों में है जो आपसे बहुत साल पहले ठहर गए थे और आज भी ठहरे लगते हैं, जिनमें कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे भी। मीठे बांटने वाले तो बहुत मिल गए, लेकिन कड़वों के लिए तुम इस बूढ़े के पास चले आए जो अपनी की रीढ़ की हड्डी में लिए आखिरी घड़ियां गिन रहा है। जी हाँ, अपनी आंखों से देख रहा हूं। 20वीं सदी के तीसरे दशक में जिसने पूरे हिंदुस्तान को लाकर रख दिया था, आज उसको उसके बाद का जमादार भी नहीं पहचाना। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। जब थी तो वो पूरी हुई और उसका पूरा होना हमारा मकसद था, उद्देश्य था। मकसद था, उद्देश्य था, क्या था वो? दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, दूसरों के जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना, चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना, सुखदेव को दूसरों का मजाक उड़ाकर देना, और भगत सिंह के इंटेलेक्ट को आगे दूसरों के इंटेलेक्ट को बौना समझना, और किसी गैर जानकार को भाई बम्बुलाट जैसे मजाक में उलझाकर रुला देना। तुम भाई बम्बुलाट को भी जानते हो? क्या बात की। लेट अस प्लेस अवर लाइफ टू अवर कंट्री। ये डायलॉग आज किसी तीसरे दर्जे की घटिया फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। लेट अस प्लेस अवर लाइफ टू अवर कंट्री। लेट अस प्लेस अवर लाइफ टू अवर कंट्री। आज भी याद है 1924 के दिसंबर की वो तूफानी रात। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप प्रेस के तलघर में वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायस से कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञ पवीक के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्त कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो आचार्य में? जिस वजह से आप लोग अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में गलती रह गई और तुम उस गलती को ठीक करने आ रहे। क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर भागे हो बरखुरदार। शहीद वहां भी होना है और शहीद यहाँ भी, तो कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं होता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूं। यहां बैठे प्रत्येक शख्स कभी ना कभी मरा, इनके शरीर पर लगे घाव इस बात का सबूत है। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत कहीं और से आती है और खून बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है
कि जिस्म से टपकी हुई बूंद आने वाली नस्लों में आग लगा सकती है या नहीं। और बाकी सवाल रहा आज़ादी का, तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिलती है। और कहीं हमें ये गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आज से 93 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जिंदगी के रास्तों पे खूब यारों चल दिए, अब जरा देखें छिपा क्या मौत की मंजिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। काकोरी स्टेशन पे सरकारी खजाना लूट लिया गया, अपना भगत भी उधर कहीं था ना। नो नो नो, टाइटन द सिक्योरिटी, क्लोज ऑल द स्टेशन बिटवीन शाहजहांपुर, बनारस एंड झांसी। दिस इज द ब्लडी सेम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पिक अप दैट सानिया, आई वांट टू सी सीआईडी। व्हाट? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी एचआरए पकड़ी गई, पंडित जी और मुकुंदी लाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। बेड़ियां है बज रही और पस्त है योद्धा सभी, महारथी की सेज पे व्याकुल सभी रणबांकुरे, व्याकुल सभी रणबांकुरे। इस समय के चक्रव्यूह में हम सभी अभिमन्यु हैं, काल के षड्यंत्र को हम कैसे भेदे सोचते सोचते। द्रग भ्रमित बिन सारथी के हर कोई बढ़ता हुआ, कौन से पथ बढ़ रहा है रथ मेरा जलता हुआ, रथ मेरा जलता हुआ, रथ मेरा जलता हुआ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। और साथ ही हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है, हमारे लिए उसका अर्थ है बदलाव। अगर समय रहते वर्तमान सभ्यता के ढांचे को बदला नहीं गया, अगर सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई, तो आने वाले हिंदुस्तान को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। और कल हमारा फैसला है। मजेदार बात नहीं है कि हमें पहले से मालूम है हमारा फैसला क्या होगा।
कुंदन लाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमल नाग, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आजन्म काला पानी। और 23 मार्च 1931 राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। कितने आगे गई उस जो दृष्टा की भविष्यवाणी, किसके कानों में रची बसी रह गई आज ये बात। आज 2018 चल रहा है, जो इस बात का गवाह है कि आजादी हमको कांग्रेस ने दिलाई। उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। वो मूवमेंट तो वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ फूट गया और अपने साथ ले गया हजारों बमों की चीखें और बंदूकों की आवाज। गलत कह रहे हो मार्कंड, धमाकों की आवाज तो सन 1947 में अपने पूरे महाकाल के रूप में उठी थी और तब उसके साथ जुड़ गई थी उन लाखों करोड़ों बच्चों और बूढ़ों की चीखें जो रो रो कर चिल्ला पड़े थे कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें एक मुल्क चाहिए जहां आजादी की खुली सांस ले सके। आज 93 साल बाद भी ज्वालामुखी का लावा इन दो मुल्कों के सीने में धधक रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? पॉलिटिकल किलर्स। पॉलिटिकल किलर्स ये क्या होता है? मतलब राजनीतिक खूनी जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून करते हैं। मैं आज उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूं जो उस वक्त उस इंसान की तूफानी रफ्तार के आगे अपने आप को रोक नहीं पाए और उनने दूसरा भगत सिंह बनने का फैसला किया। कुछ बीच में ही गिर गए, कुछ फिसल गए, लेकिन वो रास्ता बीच में छोड़कर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आज मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा ताम्रपत्र, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। आज मैं एयर कंडीशन बिल्डिंग से निकल के अपनी कार से आया हूं। आज मेरे नाती पोते शहर के सबसे बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आज मेरी बीवी इस शहर के सबसे बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। मिल रही सुविधाओं का इस्तेमाल कर लेने में क्या हर्ज है? ये बात आप कभी उस वक्त नहीं कह पाए। यहाँ चुनाव आता है, उसने कुछ और चुना और तुमने कुछ और। क्यों 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 मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया?
चुना है, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर पर याद रखा जाता है सरदार भगत सिंह। मैं आज भी जिंदा हूं इस आजाद भारत में जिसका सपना मैंने देखा था। अपना सपना, सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगें होंगी, भूख का नामो निशान न होगा, अत्याचार न होगा, चीख पुकार नहीं होगी। वाकई आज कहीं चीख पुकार नहीं है, सन्नाटा है, वीराना है, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोटों का एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखाई देते थे, लेकिन आज वो एहसास भी मिट गया है क्योंकि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा मिल गई है कि वो दूर से बैठकर कोड़े फटकार सके। वो गोरों का मुल्क, वो गोरों का राज जो उस गोरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, आज धीरे धीरे वापस आ रहा है। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी ऐसे ही घुसी होगी। बहरहाल मैंने कहा था, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। कभी कभी आप लोगों से पूछने की इच्छा जरूर होती है, क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान? क्या यही था वो आजाद भारत जिसको पाने का तसव्वुर मैंने किया था? कौन है हम और हैं आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना? कौन है हम और हैं आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना? हंस देते हैं हम जो पूछे है हमसे, बातें यही ये बताना। गाते हैं हम, चिल्लाते हैं हम क्यों, बेकार है ये बताना। कसम है तुम्हें कि हाँ बाप हमारे, तुम भी इन्हें गुनगुनाना, तुम भी इन्हें गुनगुनाना, तुम भी इन्हें गुनगुनाना।